तो चलिए मेरे प्यार दोस्तों, मैं आज आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं प्यार दोस्तों। और आप सभी लोग न्यू स्काई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप सभी को यह वीडियो लास्ट तक देखना है प्यार दोस्तों। और मैं आप सबको क्लास 10 विषय केमिस्ट्री जिसमें हम लोग पहला नंबर चैप्टर पढ़े थे, जिसका नाम था क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी का केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 वीडियो देख लिए थे और बहुत ही बेहतर तरीके से मजे से आनंद से पढ़े थे। ठीक है प्यार दोस्तों, तो मैं आज आप सभी को पार्ट 2 डालने वाला हूं। ठीक है प्यार दोस्तों, और आप सभी लोग इस पर भी लाइक सब्सक्राइब चैनल को कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं अधिक से अधिक क्या करूं और वीडियो लाने का प्रयास करूं। ठीक है प्यार दोस्तों, तो आप सभी को न्यू स्काई पर बहुत ही स्वागत है। जो नए स्टूडेंट आए वो जल्दी से चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, और हम लोग रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होता है, यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे प्यार दोस्तों। हम लोग देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया है जो निम्नलिखित प्रकार के होती है, जिसमें पहला हम लोग देखे थे संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या देखे थे बताइएगा, तो पहला नंबर क्या है, संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा नंबर क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा नंबर क्या है प्यार दोस्तों, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा नंबर क्या था, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। और इसी का एक और बहुत ही प्यारा सा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एकल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, एकल अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये सारा चीज को वन बाय वन बहुत ही बेहतर तरीके से डील करेंगे, एक एक करके एकदम समझेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, बहुत ही बेहतर तरीका से और बहुत ही आसान भाषा में आज को आप समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले प्यार दोस्तों आगे इससे पढ़ने से पहले हम आप सभी को एक बहुत ही सुंदर सा लाइन मोटिवेशनल शायरी के साथ आपको जोश जुनून से भर जाने वाली शायरियां आपको सुनाने वाले हैं, और आप सभी लोग इसको देखिए और पूरे एकदम जोश के साथ पढ़ाई में लग जाइए। और मैं आप सबको बताया था कि आप सभी लोग क्या कीजिए कि एक स्टडी प्लान बनाइए और उस स्टडी प्लान के साथ ही क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और खेलने का समय क्या कीजिए, अलग से बना लीजिए, और पढ़ने का समय अलग से बनाइए। ठीक है, और मोबाइल जो भी रील्स चलाना है इसको अलग से समय बनाइए। ठीक है, कितना से इतना देर मोबाइल चलाना है, इतना से इतना देर क्या करना, खेलना है, और पढ़ने का एक निश्चित समय निर्धारित करिए कि हमको इतना से इतना बजे पढ़ना है। शाम में जैसे मान लिया जाए 7 से पढ़ना 10 तक, उसके बाद सुबह 4 से लेकर के 6 तक पढ़ना है, 6 बजे तक। तो इस तरीके से आप समय को क्या कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और आप मेरे साथ बस 21 दिन जुड़े रहिए, और आप सभी लोग 21 दिन एकदम इसी तरीके से क्या कीजिए कि सुबह 4 से 6 तक पढ़िए, उसके बाद शाम को 7 से 10 बजे तक एकदम लगातार जोश जुनून के साथ मेहनत कीजिए, और आपको एकदम 450 नंबर 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप सब लोग खूब जोश जुनून के साथ एकदम मेहनत कीजिए। ठीक है, तो मैं आप सबको एकदम बहुत ही छोटा सा जो शायरी बोलने वाला था वो बोलता हूं। ठीक है, कहा जाता है कि गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, 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 मगर अगर 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 मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना, अगर मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए जिंदगी, थक कर ना बैठ ए जिंदगी, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये आपको एकदम बहुत ही बेहतर लगा होगा, और आप सभी लोग एकदम पूरा जोश जुनून के साथ क्लास में जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे मैं आपको एक एक जो लाइन है उसको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो आप सब लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा लास्ट तक, और मैं सभी को एकदम बहुत ही मजे से बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे प्यार दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा
देखिएगा हम लोग ये सारा चीज तो पढ़ चुके थे। आगे हम लोग को जो पढ़ना है, सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं प्यार दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो आप सभी को बताने वाले क्या, वह अभिक्रिया, क्या, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं प्यार दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या मिलेगा, तत्व मिलेगा, और क्या करेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा, यह अभिकारक मिलेगा और एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, सिंगल, क्या, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये बात आपको समझ में आया प्यार दोस्तों। तो देखिए इसका हम लोग सामान्य सूत्र रख लेते हैं, तो A प्लस बी मिलकर के क्या बनाता है, ए बी बनाता है। क्या बनाता है, ए बी बनाता है। देखिएगा CO प्लस H2O, CO प्लस H2O बनाता क्या है प्यार दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड जल मिल जाता है तो बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना या चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना या चूना भी कहते हैं। देख रहे हैं ये CaO, उसके बाद क्या है H2O, ये दोनों मिल गया, क्या बनाता है, CaOH2 बनाया। क्या बनाया, यानी इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ये बात आपको प्यारे दोस्तों समझ में आया। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, देखिएगा बहुत ही बेहतर तरीके से, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से, या चूना जल भी, बिना बुझा हुआ भी चूना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो या दो से अधिक अभिकर्मक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, देखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। जो घर पर देखते हैं ना, बताइए घर में नहीं पेंट पोताई करवाते हैं, जो सफेद कलर का होता है, उजला उजला, इसी का प्रयोग होता है प्यारे दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग तो करते हैं। देखिए लिखा गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। यह एक अपक्षेपण अभिक्रिया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है तो यह वायु के उपस्थिति में CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बनाता है, और इसके साथ जल H2O का भी निर्माण होता है, जो बाष्पीकृत होकर हो जाता है। और इस प्रक्रिया का समीकरण इस प्रकार है, देखिएगा इसका एग्जांपल देखिए, इस तरीके से होता है व्हाइट व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको क्या करते हैं, घर में दीवारों पर अपना एकदम पेंट पोताई। हाइड्रोक्साइड मिला, क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्यारे दोस्तों मिलता है, कार्बन से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो बनाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है प्यारे दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद कार्बन से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो बनाता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तथा क्या बनाता है जी, जल बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए अन्य जो है अभिक्रिया, अन्य संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। जैसे देखिए C है, कार्बन है, कोयले का जलना, कोयला जब जलता है तो उससे कार्बन, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन गैस, जो क्या है गैस के रूप में, और ये क्या है सॉलिड स्टेट में, और ये बनाता क्या है CO2। और हम बताए थे आपको कि ये सब का गुण अलगे है, इसका भी गुण अलगे होता है, और ऑक्सीजन का भी गुण अलगे है, और इसका भी गुण क्या है, अलगे है। तो ये तो हम लोग पहचान कर पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, ये दोनों मिल गया कि नहीं। ये इसको हम लोग तो क्या बोलते हैं, अभिकारक। बताइए जल्दी से इसको, ये जो है जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं कि नहीं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के जो फलस्वरूप जो नया तत्व का निर्माण हुआ, नए गुण के तत्व का निर्माण हुआ, उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। तो वही तो परिभाषा में बोला गया था। परिभाषा में क्या बोले थे कि दो मिलेगा या दो से अधिक अभिकारक मिल जाता है और एकल उत्पाद का निर्माण करता है। देख रहे हैं, दो अभिकारक है और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, सिर्फ क्या, ओनली फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि H2 है, और उसके बाद ऑक्सीजन, तो बना रहा है क्या, जल बना रहा है, H2O बना रहा है, क्या बना रहा है प्यारे दोस्तों, जल बना रहा है। यहां तक बात समझ में आया। उसके बाद देखिएगा कि ये क्या है, S है, उस सल्फर है, उसके बाद क्या है O2 है, तो क्या बना रहा है, सल्फर
क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, या सल्फर ऑक्साइड बना रहा है। उसके बाद जंग लगना या फेरस ऑक्साइड का बनना, देख रहे हैं यहां पर प्यार दोस्तों, जंग लगना या फेरस ऑक्साइड Fe होगा, तो ये बनाएगा क्या, FeO2, FeO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, FeO2 बनाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आगे हम लोग को क्या देखना है प्यार दोस्तों, उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया जो होगा दो प्रकार के होता है, एक होता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक क्या होता है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और एक क्या होगा प्यार दोस्तों, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। देखिए अब हम लोग पहला देखते हैं कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलता हो, वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा प्यार दोस्तों, उष्मा निकलेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे देखिए मीथेन जो है गैस के रूप में होता है CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है प्यार दोस्तों, CH4 हो गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, CO2 प्लस में गैस, उसके बाद H2O जो उष्मा के रूप में होता है। किसके रूप में, प्लस में उष्मा। क्या, उष्मा किसके रूप में, उष्मा के रूप में ये हो गया। CO2 ये भी गैस है, ये उष्मा हो गया। इसके बीच तीर के निशान पर भी हम लोग क्या लिखते हैं, उष्मा लिखा जाता है, ठीक है, ये सारा चीज। उसके बाद देखिए श्वसन भी एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें हम लोग कोशिकाएं श्वसन के दौरान उष्मा मुक्त करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं, ठीक है। और जैसे एक बार सांस लिए तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किए और CO2 गैस को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, यानी कि उष्मा का हम लोग क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। और साग सब्जियों या सड़े गले फूस पेड़ों के पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना, जो कंपोस्ट बन जाता है, तो कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का क्या है, उष्मा क्या है प्यार दोस्तों, उष्मा। उष्मा क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। देखिएगा इस तरीके से सब हो गया एग्जांपल। उसके बाद देखते हैं हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हम लोग किसे कहेंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। और देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, वो अभिक्रिया है जिनमें एकल अभिकारक वियोजित होकर अपघटित विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। विघटन अभिक्रियाएं तीन प्रकार के होता है प्यार दोस्तों। विघटन अभिक्रिया के प्रकार के तीन प्रकार के, पहले देखिए विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, या अपघटन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिनमें एकल अभिकार वियोजित होकर या विघटित होकर क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसी को विघटन अभिक्रिया कहलाती है। और विघटन अभिक्रिया जो होता है तीन प्रकार के होता है। पहला होता है प्यार दोस्तों उष्मीय वियोजन। पहला क्या होता है, उष्मीय वियोजन। इसमें वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा होती है। इसमें वियोजन की क्रिया क्या होगा, जिसमें वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन कहेंगे। देखिएगा जैसे FeSO4 क्या है, FeSO4 जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन सल्फर, आयरन है और क्या है सर उसके बाद Fe2O3 ये क्या करता है, उष्मा के साथ अभिक्रिया क्या देख रहे हो, उष्मा ऊपर में Fe2O3 बनाता है। उसके बाद क्या बनाता है, SO2, उसके बाद प्लस में क्या बनाता है, SO3 बनाता है, इस तरीके से। उसके बाद देखिएगा कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके क्या बनाता है, CaO प्लस में CO2। क्या बोला, जो एक अभिकारक में एक ही वो रहेगा, और अभिकारक जैसे देख रहे हैं ना CaO है, उसके बाद देख रहे हैं FeSO4 है, और ये टूट करके दो खंडों में विभाजित हो जाएगा। दो खंडों में क्या हो जाएगा, या दो से अधिक खंडों में भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख रहे हैं कि Fe2O3 में टूट गया, उसके बाद SO2 में टूट गया, उसके बाद SO3 में टूट गया। उसी तरीके से कैल्शियम का कार्बोनेट का भी देख रहे हैं, CaO बना रहा है, उसके बाद क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, इस तरीके से। उसके बाद होता है अगला हम लोग को प्यार दोस्तों दूसरा नंबर विद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसमें उष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। इसमें उष्मा जो होगा किसके रूप में प्रदान किया जाएगा, विद्युत के रूप में किया जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे H2O जो है टूट गया और बनाता है H2
प्लस O2, H2 जो है टूट करके क्या बनाया, H2 प्लस O2 बनाया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, प्रकाशीय वियोजन क्या है। प्रकाशीय वियोजन किसे कहेंगे हम लोग, तो देखिएगा जब वियोजन की क्रिया के लिए उष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान होता है तो उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। जब वियोजन की क्रिया के लिए उष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिएगा AgCl जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, अब ये क्या टूट गया, Ag हो गया अलग, Cl2 क्या हो गया, अलग टूट गया कि नहीं। यहाँ पर 2 गो Ag है और ये भी 2 गो Ag है, ये मालूम है कि इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होता है, तो 2 AgCl2 ये क्या हमारा बताइएगा। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है प्यारे दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिकारकशील पदार्थ कम अभिकारकशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होगा ना प्यारे दोस्तों, उसको क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील पदार्थ से अलग कर देता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखते हैं हम लोग समझते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं Fe, उसके बाद CuSO4, FeCuSO4 कॉपर सल्फेट लिए हम लोग, ठीक है। अब ये क्या बनाता है, FeSO4 बनाता है, अलग कर दिया। ये क्या है, अधिक क्या है, ये जो है अधिक क्रियाशील है और कम क्रियाशील वाला ये है, तो इसको क्या कर देता है, अलग कर देता है। और ये जो कम क्रियाशील इसको जुड़ गया FeSO4, उसके बाद ये क्या होता है कि CO जो है, Cu जो है प्यार दोस्तों क्या है, ये कम क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील वाला क्या करेगा, इसको अलग कर देगा, ठीक है। और जो कम क्रिया जो अधिक वाला होगा उसके साथ में अधिक वाला अधिक के साथ कम वाला को एकदम साइड कर देता है, ठीक है। जैसे फेरम सल्फेट हो गया ये FeSO4। उसके बाद देखिए यह लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। यहाँ जो लोहा है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे की कीले विलयन में डालते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला या भूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं ZnCuSO4 जो बनाता क्या, जिंक सल्फेट बनाया। अब इसमें क्या हुआ कि जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, कॉपर अधिक क्रियाशील नहीं है, तो जिंक जो है अधिक क्रियाशील वाला से क्या कर दिया अभिक्रिया, और कम जो अभिक्रियाशील था उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। देखिएगा इस तरीके से Pb हो गया, उसके बाद CuCl2, और Pb क्या है, अधिक क्रियाशील है और कम क्रियाशील वाला PbCl2 है। Cu से लेड क्लोराइड बनाता है, इसको जो अधिक क्रियाशील वाला Pb है उसको क्या कर देता है, Pb अधिक क्रियाशील है और कम क्रियाशील वाला कौन है, Cu, इसको क्या करता है, अलग कर देता, बनाता क्या PbCl2 और उसके बाद क्या बनाता है Cu। तो चलिए मैं आपको आज यहीं तक रहने देता हूं और आप सभी को एक बहुत ही छोटा सा मोटिवेशनल शायरी के साथ क्लास को समाप्त करता हूं। और आपको यह वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यार दोस्तों कहा जा रहा है। दोस्त जिंदगी में जल्दी सफलता पाने के लिए, दोस्त जिंदगी में जल्दी सफलता पाने के लिए एक ही काम करना और कुछ नहीं करना। किसी को देखकर बड़ा टारगेट मत रखना कि ये फलाना ये कर रहा तो चलना हम भी ये कर लेते। किसी को देख करके बड़ा टारगेट मत रखना, टारगेट छोटा रखना। ये पूरा हो जाए तो फिर उससे बड़ा टारगेट रखना, और फिर ये भी पूरा हो जाए तो फिर उससे बड़ा टारगेट रखना। कहा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सीढ़ी पर चढ़ने से पहले फर्श पर रहते हैं कि फर्श से चल गए 10वें वाला सीढ़ी पर तो क्या हो जाएंगे, फिसल जाए, गिर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पहले क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप, जिंदगी भी उसी तरीके का स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। इनके स्टेप बाय स्टेप नहीं चलिएगा तो क्या हो जाएगा, फिसल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, आज तक का इतना ही।